नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी की अब दो सदनों की तस्वीर साफ हो गई है। मतलब उत्तर प्रदेश के विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदनों में बीजेपी का बहुमत हो गया है और जो लोग बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं उनका इस चुनाव में भी दम निकल गया है। हालात ऐसे बन गए कि ना घर के रहे ना घाट के। मतलब निकले थे चुनाव जीतने और हालात ऐसे बन गए कि एक सीट के लिए भी मोहताज हो गए। यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। इससे अच्छा तो निर्दलीय उम्मीदवारों का बाहुबल दिखा। शायद इसीलिए राजा भैया ने अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए तंज कस दिया। उन्होंने कह दिया जो लोग कुंडा में कुंडी लगाने की बात कह रहे थे, दरअसल उनके सपनों में कुंडी लग गई। तो सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ के किस दांव से समाजवादी पार्टी चित हो गई। पहले समाजवादी पार्टी को एमएलए चुनाव में हार मिली और अब एमएलसी चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद पूछेंगे सवाल कि बताइए तो जनाब, क्योंकि समाजवादी दांव शून्य पड़ गए। बीजेपी हीरो, समाजवादी जीरो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा बहुमत जनप्रतिनिधियों ने हमको दिया है। योगी के दांव से अखिलेश चित। उत्तर प्रदेश की एमएलसी के चुनाव में जिस तरह से कहीं पर्चे छीने गए, कहीं पर्चे फाड़े गए, कहीं पे पर्चे निरस्त किए गए, उत्तर प्रदेश प्रशासन की तानाशाही साफ देखने को मिली। मैं तो यही कहूंगा, हार के आगे जीत है साथी, जनता अपनी मीत है साथी, झूठे एक दिन पस्त होंगे, जबकि यही तो रीत है साथी, जनता अपनी मीत है साथी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीतता है, एकमात्र जनसत्ता दल जीतता है। एमएलए के बाद एमएलसी में क्यों हारे? बड़े राजनीतिक दल जो स्थापित हैं वर्षों से, वो बहुत से दलों का तो साहस नहीं हुआ कि इसमें चुनाव लड़ाएं, और जो लड़े वो मुंह की खाए। 40 का इतिहास बहुमत का पास। कि जो भाजपा की सरकार है उसी में जनहित के काम हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में जो हमारी संख्या कम थी, आज हम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ उसमें जीते हैं। न्यूज़ 18 का खास शो देखिए महाबहस। तो आज इसी पर होगी महाबहस। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विधायक और स्पोक्स पर्सन शलम मणि त्रिपाठी हमारे साथ होंगे, शशांक यादव हमारे साथ होंगे, पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी रतन मणि लाल वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे, और साथ ही हमारे रिपोर्टर राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट हमें देंगे। लेकिन उससे पहले यूपी के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हुए चुनाव की जो तस्वीर साफ हुई है वो हम आपको बता देते हैं। ये तस्वीर बताती है बीजेपी का बाहुबल यानी कि योगी आदित्यनाथ का जो दाम है वो खूब चला। बीजेपी 36 में से 33 सीटों को जीतने में कामयाब रही है, यानी अभी तक 33 सीटों पर जीत बीजेपी की पक्की हो गई है। समाजवादी पार्टी जो दम दिखाने का दावा कर रही थी वो पूरी तरह से बेदम साबित हुई है इन चुनावों में। इस चुनाव में 0 पर सिमट गई है समाजवादी पार्टी, मतलब खाता भी नहीं खुला। जबकि उससे बेहतर प्रदर्शन तो निर्दलीय उम्मीदवारों ने किया है, अपना दमखम दिखाया है। मतलब 3 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो यही है कि बीजेपी 33 सीटें जीती, एसपी 0 हो गई और निर्दलीय के पास 3 सीटें जीतने में कामयाबी रही, जिसमें 2 सीटें निर्दलीय और 1 सीट राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास गई है। तो जिन निर्दलीय उम्मीदवारों ने दम दिखाया है, मतलब जहां बीजेपी और सपा उम्मीदवारों ने घुटने टेक दिए, दरअसल वो सीट प्रतापगढ़ की है जहां राजा भैया की पार्टी समर्थित उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह 5वीं बार लगातार एमएलसी बने हैं, जिनको 1106 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के हरि प्रताप सिंह 614 वोट पाकर हार गए। तो वहीं वाराणसी की अगर बात करें तो माफिया ब्रिजेश सिंह की पत्नी और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह को यहां जीत मिली। वो 4234 वोट पाकर जीत गए, जबकि सपा के नेता उमेश यादव सिर्फ 345 वोट पाकर हार गए। इसके अलावा आजमगढ़ की तस्वीर भी आप देख लीजिए। विक्रांत सिंह 4000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं और अरुण कांत यादव भाजपा के 1262 वोट ही उन्हें मिले हैं और निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह आजमगढ़ से जीत गए हैं। और समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में तीसरे नंबर पर रही है, जहां विधानसभा के चुनाव में उसने क्लीन स्वीप किया था। इसके अलावा
आपको बता दें कि विधान परिषद की जिन 36 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें मिली जीत के बाद बीजेपी अब 68 सीटों के आंकड़े तक पहुंच गई है। यह पूरा ग्राफ आपके सामने है। बीजेपी अब सदन की बाहुबली बन गई है। विधान परिषद की भी 68 सीटें बीजेपी के पास यानी कि बहुमत है। समाजवादी पार्टी के पास केवल 17 सीटें रह गई हैं। बीएसपी के पास केवल 4 सीटें बची है और कांग्रेस के पास अब केवल एक ही एमएलसी है और अपना दल एस का एक एमएलसी है। निषाद पार्टी से भी एक एमएलसी है। गैर राजनीतिक दल से भी 2 और एमएलसी हैं और निर्दलीय एक है। 5 सीटें अभी खाली हैं जिन पर आगे चुनाव होना। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, 40 साल बाद ऐसा हो रहा है। आजादी के बाद कहा जा रहा है कि भाजपा को इस तरह की बड़ी जीत मिली है। जिन 5 सीटों के खाली होने की बात हम आपको बता रहे थे उसमें योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे के बाद एक सीट खाली हुई है क्योंकि चुनाव जीतने से पहले तक वो एमएलसी थे। चुनाव जीतने के बाद गोरखपुर सदर से अब वो विधायक हैं। इसके अलावा जयवीर सिंह एमएलसी थे, अब वो विधायक बन चुके हैं। कौन सी 5 सीटें खाली हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अहमद हसन जो पहले एमएलसी थे अब उनका निधन हो गया है और उसके बाद ये सीट खाली है। 2 सीट खाली है शिक्षक दल की। तो कुल मिलाकर ये 5 सीटें हैं जो अभी खाली पड़ी हैं विधान परिषद के अंदर। वैसे एमएलसी चुनाव का इतिहास क्या है, अगर इस पर आप नजर दौड़ाएंगे तो कुछ ऐसी तस्वीर निकलती है। जैसे कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस सदन में चुनकर आने वाले उम्मीदवारों में सत्ता का दम दिखता है। मुलायम सिंह यादव 2004 में मुख्यमंत्री रहे। उस वक्त 24 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। मायावती 2010 में मुख्यमंत्री बनी। 36 में से 24 सीटें बसपा के पास थी विधान परिषद के अंदर। अखिलेश यादव 2016 में जब मुख्यमंत्री थे तो 36 में से 31 सीटें जो थी वो समाजवादी पार्टी के पास थी। और अब जो ताजा तस्वीर निकल के सामने आई है यानी 2022 में 36 में से 33 सीटों पर भाजपा प्रचंड जीत हासिल कर चुकी है और समाजवादी पार्टी का खाता भी विधान परिषद के चुनाव में नहीं खुला है। तो ये वो आंकड़ा हमने आपको दिखाया कि जब जिसकी सरकार रही, सरकार का चेहरा कौन था और उसी दौरान ये झलक साफ देखने को मिली कि विधान परिषद पर भी उसी पार्टी का कब्जा रहा। ये सच है, जिसकी सरकार होती है उसका ही एमएलसी चुनावों में दखल रहता है। वैसे इस जीत पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा ये भी हम आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत सरकार के कामकाज का नतीजा है। तो अखिलेश यादव ने यह आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने धांधली की सारी हदें पार कर दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यह परिणाम मिला है। तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि बीजेपी ने लोकतंत्र को कुचल दिया है। योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद के साथ है। तो अखिलेश ने कहा इतिहास बीजेपी को माफ नहीं करेगा। योगी का दावा है कि यूपी की जनता विकास के साथ है। तो अखिलेश कह रहे हैं कि धन बल और छल से भाजपा जीती है, जबकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सुशासन को पूर्ण बहुमत मिला है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में लोकतंत्र के साथ नाइंसाफी हुई है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ शलमणि त्रिपाठी हैं, बीजेपी विधायक और स्पोक्सपर्सन। शशांक यादव हैं, पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी के। रतन मनी लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सवाल शशांक यादव जी आपसे यही, क्योंकि आपने एमएलसी चुनाव के नतीजों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोकतंत्र को कुचल दिया गया है और इतिहास बीजेपी को माफ नहीं करेगा। विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए तो आपने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। अब विधान परिषद के जब नतीजे आए जिसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है वहां पर भी आपको लग रहा है लोकतंत्र को कुचल दिया। तो क्या लोकतंत्र के एकमात्र खेवैया या लोकतंत्र के एकमात्र पहरेदार आप ही हैं? जी हाँ, बेशक हम ही हैं। और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया वो तो किया ही। वाराणसी माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल हैं, उनका इंटरव्यू वीडियो पे वायरल हो रहा है। एग्जैक्टली वही शब्दावली है जो अखिलेश जी ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी जो कि एक बाहुबली हैं, जेल में बंद है और सरकार की ये प्रदेश का चुनाव था, उत्तर प्रदेश की सरकार को जिताने की जिम्मेदारी होती है और इस रूप में जेल में। अच्छा ठीक है, तो आप बीजेपी उम्मीदवार की उस बात का हवाला देते हुए ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, उनके बयान के बाद, डॉक्टर सुदामा पटेल के बयान के बाद जो कि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने इस बयान का हवाला देते हुए इतना बड़ा आरोप लगाया है। शलमणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। शलमणि जी, यहाँ पर
उदाहरण भी भाजपा का ही दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो भाजपा के उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि जेल से बैठकर चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, तो गड़बड़ी करके जीतते हैं आप। नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये चुनाव, जैसा कि आपने भी कहा कि सत्ता का चुनाव माना जाता है। अगर सत्ता का चुनाव माना जाता तो 2022 के जो चुनाव होने जा रहे थे, ये चुनाव उसके पहले भी कराए जा सकते थे। और उस वक्त में बहुत बार, आपको पता हो तो, नोटिफिकेशन भी आ गया था। एक वक्त में नोटिफिकेशन आया कि चुनाव विधान परिषद के होने जा रहे हैं। अगर सत्ता के रहते चुनाव लड़ना होता तो आपको पता है कोई भी दल चुनाव में जाता है, एक अनिश्चितता बनी रहती है। हम सब जरूर जनता के दरबार में जाते हैं, जरूर इस बात का प्रयास करते हैं हमारी सरकार बने, लेकिन अगर सत्ता का हमें फायदा उठाना होता तो चुनाव 2022 के चुनाव से पहले हम करा लेते, जो विधानसभा का चुनाव हुआ। लेकिन क्योंकि हमें जनता पर भरोसा था, अपने काम पर भरोसा था, जो मोदी जी और योगी जी की जो नीतियां हैं उन पर भरोसा था, इसलिए हमने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद भी होगा, हम उसको लड़ने के लिए तैयार हैं। और आज देखिए 2022 में जो नतीजे आए, अखिलेश यादव जी का कितना नकारात्मक रवैया उसमें रहा, जनादेश को भी स्वीकार नहीं किया, और आज भी वो जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे, ये मानने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की अराजकता को, गुंडाराज को, भ्रष्टाचार को अभी भुलाया नहीं है। और ये चुनाव तो छोड़िए, आने वाले कई चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को कोई मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि अपनी सरकार में इन्होंने जो अराजकता की है, मैं तो कहूंगा अपनी फाइल पलट के देखिए, जब विधान परिषद के चुनाव हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी थी बहुजन समाज पार्टी के लोगों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ। इनका चरित्र रहा है चुनाव को लूटने, लोकतंत्र को तबाह करने की भावना ऐसी है, इसलिए बार बार इस बात को कह रहे हैं। लेकिन साफ सुथरा चुनाव हुआ है, और मैं तो कहूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भी देखा कि कितना लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बार फिर जनादेश दिया है। ठीक है, शशांक यादव जी, बड़ा आरोप आप पर भी लगा है कि जब आपकी सरकार थी तो इससे भी बड़े आरोप आप लोगों पर लगे थे कि बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ या उम्मीदवारों के साथ आपने किस तरह के सुलूक किए। पंचायत चुनाव का भी आप बार बार उदाहरण देते हैं, तो जब आपकी सरकार थी तो ऐसे ही पर्चे छीनना और इसी तरह की हिंसा उन चुनावों में भी देखने को मिली थी। तो बताइए, धूल किसके चेहरे पर है और क्या आप आईना साफ कर रहे हैं? आरोप का जवाब आरोप होता है क्या, या प्रत्यारोप होता है? मैंने तो सीधे सीधे डॉक्टर सुदामा पटेल का नाम लेके बयान दिया, जो मीडिया पे वायरल है कि डॉक्टर सुदामा पटेल जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर 25 साल पुराना कार्यकर्ता इस भाषा को बोल रहा है, जो भाषा हम बोल रहे हैं, उस पर शलभ भाई को कुछ कहना चाहिए था। मैं उसकी उम्मीद कर रहा था। आरोप प्रत्यारोप को आप चलाते रहेंगे, 25 मिनट की बहस ऐसे ही खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, रतन मनी लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। रतन मनी जी, कहा जा रहा है कि बड़ा इतिहास बना है आजादी के बाद, ये पहला मौका ऐसा है जब भाजपा न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि विधान परिषद में भी बहुमत से आई है। तो एक बड़ी जीत किस रणनीति की आप मानते हैं? ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल जीरो पर आ गई? आपका आकलन क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि विधान परिषद के चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम सबको मालूम है कि इसमें किस तरह वोटिंग होती है और कौन लोग वोट देते हैं। और हमें यहाँ ये नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पर वोट देने वाले लोग उस क्षेत्र के सांसद, विधायक और जो नगर पंचायत और नीचे तक का जो एक स्थानीय निकाय का जो एक पूरा समूह है, वहाँ के लोग वोट देते हैं। और उन लोगों के लिए ये बिल्कुल एक तरीके से ओपन इलेक्शन होता है कि वो पार्टी की बाध्यता से जुड़कर भी वोट दे सकते हैं या जैसे चाहे वैसे वोट दे सकते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये सीटें जीतना, ये इस बात का तो बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न केवल वहाँ के वो सांसद और विधायक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही थे, बल्कि जो स्थानीय निकाय और शहर से लेकर और ग्राम पंचायत तक के जो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, उन्होंने भी भाजपा का पक्ष लेते हुए वोट दिया है, जिससे कि इतनी भारी जीत आई। और यहाँ पर स्थानीय फैक्टर्स का, लोकल फैक्टर्स का सबसे ज़्यादा महत्व रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो कि इस बात से भी स्थापित होता है कि जो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली, वो किसी अन्य पार्टी को न जाके वो एक तरीके से कहा जाए तो निर्दलीय लोगों के पक्ष में गई हैं, निर्दलीयों के पक्ष में गई हैं। और भले ही जो बिल्कुल, और ये बात और ज्यादा चिंतित करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। शशांक यादव जी, एक के बाद एक देखिए, पहले पंचायत चुनाव हुए, उसमें सपा का बुरा हाल हुआ। विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें परिणाम सबने देखा कि आप जितनी बड़ी जीत का दावा कर रहे थे, आपकी सीटें जरूर बढ़ी लेकिन फिर भी आपकी एक बड़ी हार हुई। और अब विधान परिषद के चुनाव में आप बिल्कुल जीरो हो गए।
और सपा गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवपाल यादव नाराज हैं, आजम खान नाराज हैं, आपके जो सहयोगी दल थे जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा वो अब आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि बड़ा आत्ममंथन का दौर आप लोगों के लिए है? देखिए, किसी भी परिणाम के बाद आत्ममंथन का दौर तो होता ही है और वो आत्ममंथन चल भी रहा है, लेकिन आपने सवाल भी अपनी तरफ से बना लिए और अपनी ओपिनियन भी आपने जारी कर दी। आपने नहीं, मैंने तो फैक्ट बताया, ओपिनियन नहीं दिया सर, मैंने फैक्ट बताया है। फैक्ट अधूरा बताया आपने, पूरा बताइए फैक्ट ना, नहीं पूरा बताया। कीजिए, आप क्या जोड़ना चाहते हैं इसमें? जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी से केवड़े से 2 गुने जिला पंचायत मेंबर जीते, लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद की बात आई तब जिला पंचायत अध्यक्ष पदों में भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 जिला पंचायत अध्यक्ष जीती। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक अलग चीज है, वो डेलीगेटेड चुनाव है, लेकिन जो जनता का चुनाव हुआ था, जो जिला पंचायत मेंबर जो डायरेक्ट जनता के वोट से चुने गए थे, हम 1.5 से 2 गुना ज्यादा सीटें हम जीत के आए थे जिला पंचायत मेंबरशिप में। ये एक अलग बात है कि चीजें कैसे बदलती हैं। जो चीज मैंने कहा कि डॉक्टर, ठीक है, जहां पर पंचायत सदस्य मिलकर अध्यक्ष बना रहे हैं आप वहां पर भी पिछड़ गए, जहां जनता सीधे वोट दे रही है आप वहां पर भी पिछड़ गए, विधान परिषद चुनाव जहां तो बैलेट पेपर आप लोग ईवीएम पर लगातार निशाना साधते रहे, यहां पर भी आप पिछड़ गए, और कहीं ना कहीं आपके गठबंधन से भी फूट की खबरें आ रही हैं। एकदम नहीं पिछड़े, क्योंकि हमसे बुरा हाल पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का 2016 में था, जब इससे पहले 15 में चुनाव हुए थे। एक भी सीट इनके पास नहीं थी। सत्ता के इस चुनाव का, सत्ता का प्रभाव चूंकि प्रधान के पास अच्छा ठीक है सर, वैसे पंचायत चुनाव बीत चुके हैं, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद विधानसभा भी हो गया, विधान परिषद की बारी है। यहाँ तो बिल्कुल ये जो शून्य की फिगर है आप इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, ये चिंतित कर रही है आपको? क्योंकि 2024 फिर 2027 का लक्ष्य आपने उत्तर प्रदेश पर खुद को फोकस कर रखा है। बिल्कुल, फोकस तो चुनाव राजनीति कभी रुकती रही है ना, चुनाव परिणाम कभी राजनीति को रोकते हैं। एक मंथन का समय होता है, हमारे वोट बढ़े, हमारी सीटें 2.5 गुनी हुई, हमें ये पूरा भरोसा है कि हमारा रास्ता सही है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर गिरा, 50 से ज्यादा 55 से ज्यादा सीटें कम हुई, यानी उनका रास्ता गलत है। हमें और मेहनत की जरूरत है। बड़ा क्लियर कट कंसेप्ट है। चलिए ठीक है, ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट में आप वोट शेयर को लेकर काफी आशान्वित है। शलभ मणि जी बताइए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाजपा का ट्रैक गलत है क्योंकि आपका तो वोट शेयर गिर गया, हमारा ट्रैक बिल्कुल सही है, सीटें भी बढ़ी हैं, वोट शेयर भी बढ़ा है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। देखिए, मुझे याद आता है कि 2012 का जब चुनाव हुआ था, 223 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी चुनाव जीत कर आई थी, और 2017 का जब चुनाव हुआ तो 40 सीटों पर आकर गिरे थे। वोट शेयर किसका गिरा था, जनता ने किसको नकारा था, ये पूरा देश जानता है कि 2012 में 223 सीटें और 2017 में आके 40 सीटें। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 300 पार सीटें मिली, और इस बार भी हम प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापस लौटे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में 4 दशक के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार इतने प्रचंड बहुमत के बाद लौटी है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष मंथन की बात कर रहा है, जनता ने इनको मंथन के लिए ही छोड़ दिया है, क्योंकि 5 सालों के दौरान जो इन्होंने किया है, चाहे वो अखिलेश यादव जी रहे हो, चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश के लोगों ने अराजकता देखी है, दराज देखा है, भ्रष्टाचार देखा है और वंशवाद देखा है कि केवल एक परिवार को मजबूत करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को निचोड़ा जाता था। केवल एक परिवार को मजबूत करने के लिए लोगों के टैक्स के पैसे को पानी की तरह बहाया जाता था, कोठियों पर, गाड़ियों पर, अपनी महोत्सव के नाम पर। सारा कुछ उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और नकारात्मक एक राजनीति देखी, कैसे सड़कों पर गुंडागर्दी होती थी, कैसे माताओं बहनों का घर से निकलना दुभर होता था, कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। कौन वो दिन वापस लाना चाहेगा? और हम तो कह रहे हैं कि हम तो जनता की अदालत में गए थे, इतने प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़े कोई चीज नहीं है। उन्होंने जितनी नकारात्मक राजनीति करनी थी पश्चिम से लेकर पूरब तक, चाहे वो तथाकथित आंदोलन पर की हो, चाहे अलग अलग विषयों को लेकर की हो, पश्चिम से लेकर पूरब तक प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ डटकर खड़ी हुई है। मैं कहता हूं मंथन इनको करना चाहिए। मंथन इस बात पर करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था कि आज उत्तर प्रदेश की जनता कतई इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ठीक है, शशांक यादव जी ये बताइए, ये स्थिति आपको चिंतित करती है? आज के यदि आप नतीजों को उठा करके देखें तो भाजपा के सिवा कोई दूसरी पार्टी जीत ही नहीं पाई है। आप शून्य पर है, बाकी 2 निर्दलीय हैं और एक राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के खाते में गई है 1 सीट। मतलब आप चुनाव भी नहीं लड़ पाए ठीक से।
मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हाँ। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति को चुनाव के परिणामों से जोड़ना ही सबसे बड़ा दुर्नुकसान है। मेरा चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा वोट शेयर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, या मेरी सीटें कम हो रही है, या मेरी सरकार नहीं बन रही है। मेरी चिंता इस बात की है कि न्यूज 18 का पत्रकार सौरभ शर्मा जब पुलिस को शिकायत करता है तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होती है और पुलिस को अभी कार्रवाई करने में घंटों लग जाते हैं। उसकी पत्नी के साथ जो है दुर्व्यवहार होता है, बच्चा उसका भीड़ में पड़ा रहता है। हालात इस टाइप की जो मॉब लिंचिंग की भाषा बन रही है, जो जिस तरीके का एक माहौल, उन्माद, एक हिंसा का मनोवृत्ति जो समाज में आती जा रही है, चिंता इस बात की, एक भारतीय होने के नाते चिंता मुझे इस बात की है। लेकिन उससे बड़ी चिंता शशांक जी आपको इस बात की होनी चाहिए कि जिन मुद्दों को आप पब्लिक के सामने ले जा रहे हैं, जनता के बीच में अपनी तरह से पेश कर रहे हैं, जनता उस पर मोहर नहीं लगा रही। देखिए, जनता मोहर लगाना कोई भीड़ तंत्र का, ये कोई बहुमतवाद नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है कि हम बहुमत के हिसाब से चलेंगे। हम अपनी बात कहेंगे, हमें अपनी एक सही रास्ता बताना है। अगर हम लेकिन जब सरकार में नहीं रहेंगे, जनता आपका साथ नहीं देगी, तो फिर आप अपनी बात को कहेंगे कहां, मुद्दों को उठाएंगे कहां, रखेंगे कहां, काम कहां रह के करेंगे जनता के लिए? किस संविधान, किस कानून में लगा है कि जनता से बात करने के लिए आपको सरकार में रहना चाहिए? क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती? क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या राजनीतिक दल जो बने हुए हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जनता की आवाज पे केवल वन वे ट्रैक चलेगा? सरकार जो बोलेगी जनता सुनने के लिए मजबूर होगी। जनता के प्रोटेस्ट को कौन उठाएगा? अगर कोई नहीं उठाएगा तो हम लोग को आगे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? एक बात बताइए, ठीक है, आपने बतौर विपक्ष अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया, आपने परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम विपक्ष हैं, हम जनता की आवाज उठाएंगे, लेकिन एक मजबूत विपक्ष का भी तो लोकतंत्र के लिए होना बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष में तो बिखराव दिख रहा है, आपके गठबंधन दल आपके विरोध में बयान दे रहे हैं, आपके अपने कुनबे में फूट पड़ रही है, शिवपाल यादव नाराज है, कल आजम खान ने नाराजगी व्यक्त कर दी। तो आप ही मजबूत नहीं रहेंगे तो जनता के मुद्दों को कहां, कैसे, कितनी मजबूती से उठाएंगे? कैसे लड़ेंगे भाजपा जैसी बड़ी पार्टी से? देखिए, जो गठबंधन होता है, हर दल का एक अपना संविधान होता है, हर दल की एक अपना इच्छा होती है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। हर कोई जो है वो गठबंधन करके कोई किसी के बंधन में नहीं होता है। 17 साथी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं, जैसे एनडीए बना हुआ है, शिवसेना जैसा साथी इनको छोड़ चुका है। तो गठबंधनों में दल आते हैं, दल जुड़ते हैं, छूटते हैं, फिर आते हैं। गठबंधन राजनीति तो इस बात के लिए होती है कि अगर एक मजबूत चुनौती देनी है तो वोटों को बिखराव को रोकने के लिए और एक समाज जो साझा प्रोटेस्ट होता है उसको किया जाए। गठबंधन से नहीं, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रम पर एज इट इज चल रही है। जब तक हमारे गठबंधन के साथियों को लाइन लेंथ हम लोग की लगेगी वो सही है तो वो रहेंगे साथ। और मुझे लग रहा है कि शोर ज्यादा है, हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि गठबंधन में कहीं से कोई हो। चलिए, आप बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि गठबंधन में जो है वो कुछ गड़बड़ है, आपके साथी आपसे नाराज हैं, आपके कुनबे में लोग नाराज हैं। रतन मनी लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। विधान परिषद की जिन 36 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें मिली जीत के बाद बीजेपी अब 68 सीटों के आंकड़े तक पहुंच गई है। ये पूरा आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी सदन की बाहुबली बन चुकी है। 68 सीटों के साथ बीजेपी बहुमत में है। समाजवादी पार्टी के पास 17 सीटें हैं, बीएसपी के पास 4 सीटें हैं और कांग्रेस के खाते में 1 सीट है, जबकि 5 सीटें खाली हैं। साथ ही अपना दल एस के पास 1 सीट, निषाद पार्टी के पास भी 1 सीट है, गैर राजनीतिक दल 2 सीट और निर्दलीय के खाते में 1 सीट है। तो विधान परिषद की तस्वीर फिलहाल इन नतीजों के बाद कैसी बनकर उभरी है वो हम आपको बता रहे हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शलभ त्रिपाठी हमारे साथ है, शशांक यादव और रतन मनी लाल जी हैं, साथ ही हमारे रिपोर्टर राजीव सिंह भी हैं। उनके पास हम अपडेट के लिए जाएं, लेकिन उससे पहले शलभ मणि जी ये बताइए कि आखिर वो कौन सी रणनीति रही जिसके बाद एक एक करके सफलताएं बीजेपी के खाते में आ रही हैं? विधानसभा चुनाव और उसके बाद अब विधान परिषद के चुनाव। देखिए, विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि जनता ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने मोदी जी और योगी जी के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया और मुझे लगता है कि पंचायतों तक, जनप्रतिनिधियों तक ये संदेश बहुत मजबूती से पहुंचा। कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के बीच से चुनाव जीत के आता है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो। तो पता है कि हमारे क्षेत्र की जनता मोदी जी और योगी जी में विश्वास कर रही है। 2022 में एक प्रचंड बहुमत दिया है, प्रचंड जनादेश दिया है। तो हमें भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए कि हम अपनी जनता के खिलाफ नहीं जा सकते। तो अगर ग्राम प्रधान है उनको भी आगे चल के चुनाव लड़ना है, उनके क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया विधानसभा के चुनाव में, तो जाहिर तौर पर जो ग्राम प्रधान उनको ये पता है कि हमारे जो गांव की जनता है
वो मोदी जी और योगी जी के साथ है। अगर हम उनके खिलाफ जाते हैं, हम भाजपा के खिलाफ जाते हैं, तो कल को हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़ने में हमें मुश्किल आएगी। यही कारण है कि जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हो, ग्राम प्रधान साथी हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य साथी हो, सब जनता के साथ चले हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम मजबूत विपक्ष है। अब यह आप विधान परिषद का नतीजा देखिए, जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी है, वहां कौन जीता है? वहां निर्दल प्रत्याशी जीते हैं। तो आज की तारीख में वो जो विपक्ष दिख रहा है वो तो निर्दल दिख रहा है। न समाजवादी पार्टी को जनता ने विपक्ष माना, न बहुजन समाज पार्टी को विपक्ष माना। इनको तो विपक्ष लायक भी नहीं छोड़ा है। अगर आप इस पूरे चुनाव में देखेंगे, इससे बहुत स्पष्ट है कि जनता इनको सत्ता में से तो दूर रखना ही चाहती है, इनको विपक्ष के लायक भी नहीं समझती। ये बड़ा सवाल आपने उठाया है, ये बड़ा सवाल उठाया है कि क्या विपक्ष के रोल में भी जनता एक्सेप्ट कर रही है समाजवादी पार्टी को। शशांक यादव जी के पास मैं इसका जवाब लेने जाऊंगी, लेकिन उससे पहले राजीव सिंह हमारे रिपोर्टर लाइव हैं, उनके पास कुछ अपडेट्स हैं। जी राजीव, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जैसा कि ये सच है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में योगी मोदी सरकार के कामों पर जनता ने मोहर लगाया, उसको समर्थन दिया, लेकिन सच ये भी है कि उत्तर प्रदेश में चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, जिसकी सत्ता होती है उसके ही अधिकाधिक उम्मीदवार जीतकर इस सदन में आते हैं, उच्च सदन में आते हैं। और इस बात से शशांक यादव जी भी इनकार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी 36 में से 31 जो थे वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनकर एमएलसी चुनाव में आए थे। ऐसे में अगर बात किया जाए तो सच ये भी है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का रिकॉर्ड बना है। हालांकि 4 दशक बाद ये पहला मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी के उच्च सदन में पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा जो सदस्य हैं वो चुनकर जाएंगे। और ऐसे में आने वाले दिनों में इसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा, जिसके कारण जो प्रस्ताव विधानसभा में आएंगे वो विधान परिषद में उन्हें पास होने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि अब इस हार के बाद सपा मुखिया ये नाराजगी जता रहे हैं, बीजेपी पर ये निशाना साध रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई या लोकतंत्र को कुचला गया, मनमानी की गई, धन बल का प्रयोग किया गया, तो ये कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले चाहे समाजवादी पार्टी सरकार रही हो उसने भी यही काम किया, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी रही हो उसने भी यही काम किया, या यूं कहें कि सपा बसपा से ही बीजेपी ने भी सीखा है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सदस्य आए हैं तो अब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ठीक है शशांक यादव जी, सवाल यही उठा था कि आप बतौर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझ रहे हैं, आप बता रहे हैं हम जनता की आवाज हैं, समय पर मुद्दे उठाते रहेंगे, सत्ता में रहने की जरूरत नहीं है यदि जनता की सेवा करनी है। लेकिन ऐसा लग रहा है अगर आंकड़ों को उठा के देखें, आप विधान परिषद चुनाव को उठा के देखें और विधानसभा दोनों में यदि आपके आंकड़ों को क्लब करके देखा जाए तो क्या वाकई आपको लग रहा है जनता ऐसा चाहती है कि आप विपक्ष में बैठे? होती जो जनादेश है वो जनादेश सीधे सीधे एक बाइपोलर चुनाव था विधानसभा, और सीधे सीधे जैसे मैंने पहले कहा फिर समय लंबा होगा कि वो शेयर हमारा बढ़ा, भाजपा का घटा, और बाकी दल बसपा और कांग्रेस उसकी हाशिए पे चली गई है। तो जाहिर सी बात है विपक्ष की विधानसभा में जिम्मेदारी हमारी भी होगी। और मैं शलभ भाई की एक बात को कहना चाह रहा हूँ कि निरंतर उन्होंने 3 बार एक चीज को कहा कि इस चुनाव में विधान परिषद में जो हमारे जनप्रतिनिधि बीडीसी हैं चाहे प्रधान हैं, उन्होंने भी सरकार के कामकाज पर मोहर लगाई है और एक उनको सहूलियत भी मिलेगी। विधान परिषद में उनका बहुमत है कि उनको जो भी विधानसभा में शलभ भाई पास करेंगे, विधान परिषद में आसानी से सब चीजें गो थ्रू होती जाएंगी। लेकिन इसमें वही सवाल है कि शलभ भाई के आर्गूमेंट में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी देर से मैं तीसरी बार उसी सवाल को पूछ रहा हूँ कि जो भाजपा के प्रत्याशी फिर संसदीय क्षेत्र में, भाजपा के संसदीय क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, इस पर अभी कोई प्रकाश उन्होंने नहीं डाला। और जो आरोप साक्षात सुदामा साहब लगा रहे नहीं लगा रहे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम अपनी भूमिका पर, अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन शशांक जी, यही सवाल तो आप पर भी लोग उठा रहे हैं कि आजमगढ़ में सपा क्यों हार गई? विधानसभा में तो आपने क्लीन स्वीप किया था, विधान परिषद में आपका कैंडिडेट दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर रहा। देखिए, अगर मैंने कहा था ना, आपने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने, सुदामा पटेल साहब ने एक चीज कही अपने बयान में जो वीडियो पे वायरल है कि ये चुनाव प्रदेश सरकार के अधीन थे, सरकार को जिताना था। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिमांड में लोगों था कि सरकार को जिन्होंने चाहा। अब आजमगढ़ में कौन जीत रहा है? आजमगढ़ में जीत रहे हैं यशवंत सिंह जी के बेटे। यशवंत सिंह कौन है?
जिन्होंने अपनी सीट खाली करी थी योगी आदित्यनाथ जी के लिए एमएलसी के, जब एमएलसी बनना था उनको सरकार बनाने के लिए पिछली वाली सरकार में। राजा भैया ठीक है, जो साथी जीत रहे हैं वहां प्रतापगढ़ में, जिनका एक अपरोक्ष परोक्ष समर्थन भी ना रहता है। तो मैं कह रहा हूं कि प्रत्याशियों के ऊपर भी तो चाहिए, उनका भी तो प्रोफाइल चेक करिए कि कौन लोग जीत के आ रहे हैं। यहाँ पर एक परिणाम आ गया, परिणाम हो गया। कोई बहस को बढ़ाने के लिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सर फला जाति के इतने जीत गए, फला इतने जीत गए, लेकिन इसमें 100% सरकार जिसको चाहेगी वो जीतेगा। सरकार जिसको नहीं चाहती है, क्योंकि प्रधान बंधा होता है, उसके पास ड्रैग डिस्पर्सिंग की पावर होती है, वो सत्ता से अपने को एलिमिनेट करना चाहता है, अपना जुड़ाव दिखाना चाहता है। इसलिए सामान्यतः इसकी सरकार होती है। यानी सीधे सीधे आप अब भी अपने आरोप पर कायम हैं शलभ मणि जी की गड़बड़ी करके भाजपा जीती है ये पूरा चुनाव, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और इतिहास भाजपा को माफ नहीं करेगा। देखिए, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि ग्राम, ये सवाल मुझसे है ना? जी जी। देखिए, आपने इनकी बात गौर से सुनी है। इन्होंने ये कहा कि ग्राम प्रधान चाहते हैं कि वो सत्ता से जुड़े। हम भी तो वही कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान हो, पंचायत प्रतिनिधि हो, उनको लगता है कि नहीं किस सरकार में विकास की संभावनाएं ज्यादा है, किस सरकार में ज्यादा गुंजाइश है कुछ योजनाओं को लाने का और बेहतर करने का, गरीब कल्याण का। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पंचायत प्रतिनिधि भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े, क्योंकि 2022 में उन्होंने जनादेश देखा। लेकिन शशांक जी की जो पार्टी रही है, जब शशांक जी की पार्टी ने चुनाव कराया तो उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने तो प्रधानों पर दबाव बनाया, उन्होंने तो बहुत सारे प्रत्याशियों के पर्चे छिनवा लिए, बहुत सारे लोगों पर दबाव बना लिए। और मैं तो कहूंगा कि पुरानी फाइलें पलट कर देखिए कि 2017 से पहले जो 2017 के दौरान जो विधान परिषद के चुनाव हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, उस चुनाव में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई थी, किस तरह दबंगई की गई थी, किस तरह सदस्यों को उठाया गया था, पूरी अराजकता की गई थी। इस बार चुनाव में आप एक भी जगह नहीं बोल सकते कि जहां पर इस तरह का कोई वाकया हुआ। बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुआ। 2022 से जो जनादेश आया था, पंचायत प्रतिनिधियों ने और जनप्रतिनिधियों ने उस जनादेश के साथ खुद को संबद्ध किया। मोदी जी और योगी जी के पक्ष में अपना विश्वास जताया है और हम सब इस जवाबदेही के प्रति सतर्क हैं। लोगों ने विश्वास जताया है, हम बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे। देश का कैसे विकास हो इस दिशा में। ठीक है शशांक जी, आज के जो नतीजे आए हैं उसके बाद कोई मंथन किया है आपने? पार्टी के अंदर कोई मंथन हुआ है कि आखिर इस हार का कारण क्या है और अब 2024 और 2027 में आगे क्या रणनीति आपकी रहेगी? पॉलिटिकली अगर आप कहें तो विधान परिषद के जो चुनाव आए हैं और खासतौर से लोकल बॉडीज जो चुनाव होते हैं, अगर इससे पहले आप गौर हो कि जब स्नातक के चुनाव हुए थे तब भी हमने वाराणसी के क्षेत्र में उसके अलावा शिक्षक के क्षेत्र के एमएलसी के चुनाव हुए, लाल बहादुर यादव जीते। योगी जी के क्षेत्र में भाजपा का प्रत्याशी को हराया गया था सत्ता रहते हुए, गोरखपुर में, और उसके बाद इलाहाबाद में डॉक्टर मान सिंह जीते थे। तो ये वो चुनाव, वहां पर एक बड़ी संख्या में ग्रेजुएट चुनाव डालते हैं, वहां पर उतना दबाव नहीं बन पाता है। जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो सत्ता से कहीं ना कहीं उनका एक जुड़ाव और एक दबाव होता है। हमारे यहाँ भी तो चाहे वो दो प्रत्याशी, तीन प्रत्याशियों के पर्चे छीनने की और सारी घटनाएं आई जिसको पूरे देश के मीडिया ने दिखाया भी था, तो सरकार के दबाव अपनी जगह पे जारी है। शलभ भाई प्रवक्ता है तो जाहिर सी बात है सरकार का बचाव करेंगे, लेकिन वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं अपने अंतर्मन में कि चुनाव जिस रूप में है, इस चुनाव के बाद हम पूरी तरीके से हम अपने काम में लगे और एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ठीक है, रतन मणि लाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। रतन मणि जी, फिलहाल सपा की स्थिति को आप किस तरह देखते हैं? बार बार सपा एक के बाद चुनाव हार रही है, कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाती है, कभी सरकार पर सवाल खड़े करती है। जो मुद्दे चुनाव में लेकर उतरी, बेशक वो रोजगार, महंगाई और कई बड़े मुद्दे थे, लेकिन जनता ने फिर भी भाजपा को चुना है। तो आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिहाज से, यदि सोचा जाए? गठबंधन दलों के बयान आपने भी सुने और कुनबे की नाराजगी वो भी जग जाहिर है। वो बेशक बोले ना बोले, लेकिन छिपा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया, उसके बाद से पार्टी को बजाय इसके कि जो आगे का समय है, जो आगे चुनाव आने हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां आनी है, उसके लिए अपने को एकजुट और तैयार करने के बजाय कुछ बिखराव सा दिखता है, जिसका नतीजा बिल्कुल साफ है
कि एक तरफ तो सपा के सहयोगी दल ही नहीं बल्कि सपा के अपने वरिष्ठ नेता भी नाराज हो रहे हैं, ऐसे संकेत आ रहे हैं। और फिर इस चुनाव में देखिए, ये विधान परिषद के चुनाव सत्ता पक्ष के प्रभाव से होते हैं, ये बात तो सबको पता है क्योंकि इतिहास ये बात दिखाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन ना कर पाना, ये कहीं ज़्यादा चिंता की बात समाजवादी पार्टी के लिए होनी चाहिए कि कम से कम अपने प्रभाव के क्षेत्र में 1, 2, 3, 4 सीटें तो जीतते। ये ना कर पाना मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के अंदर एक दिशाहीनता का संकेत है। और मुझे पूरा इस बात का लगता है कि पार्टी के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व है अभी वो अपनी परिस्थिति को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दूसरी पार्टी पर दोष लगाना, दूसरे सिस्टम को दोषी ठहराना, ये सब बातें पार्टी को मजबूत करने के लिए काफ़ी नहीं है। पार्टी को अगर अपने आप को मजबूत करना है तो उन्हें उन सब फैक्टर्स को देखना पड़ेगा जिसकी वजह से वो लगातार हार रहे हैं, सहयोगी दल चिंतित हैं, पार्टी के अपने वरिष्ठ नाराज हो रहे हैं। और इस तरह की परिस्थितियों के साथ पार्टी आगे की चुनौतियों का सामना कैसे करेगी, मुझे लगता है सपा को इस बारे में चिंतन करना चाहिए। शशांक यादव जी, लगातार सपा की तरफ से ये कहा गया कि अपने हैं, थोड़ा बहुत रूठना मनाना होता रहता है, सही समय आने पर सही फोरम में सही जगह बैठकर बात की जाएगी। शिवपाल यादव की नाराजगी और अब तो आजम खान की नाराजगी, दोनों ही पुराने लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, आपकी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, एक संगठन और दूसरा आपका बड़ा मुस्लिम चेहरा है। तो अभी वो सही समय सही फोरम आ गया है या अभी कितना वक्त और लगेगा? देखिए, ये कयासबाजी की खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस की अगर आप ताजा खबर पढ़ें, वो तो टॉप पे कह रहा है कि बीजेपी की टॉप में एक बहुत बड़ा 200 से 250 सांसद जो है वो एक नाराजगी के शिकार है। तो अगर हम इन मीडिया की रिपोर्ट्स को लेकर इस मीडिया रिपोर्ट्स नहीं, आजम खान के मीडिया प्रभारी ने आकर मीडिया के सामने कहा है। क्या कहा है मैं फिर दोहरा देती हूँ। उन्होंने कहा है कि अब्दुल वोट देगा, अब्दुल दरी भी बिछाएगा, अब्दुल माइक भी लगाएगा, लेकिन अब्दुल जेल जाएगा और आप उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो सीधी सीधी नाराजगी है। सीधे सीधे मैं फिर कह रहा हूं, एक आदमी का अगर कोई नाराजगी उनके प्रवक्ता के रूप में ऑफिशियल कोई आजम साहब की तरफ से कोई बयान नहीं है। उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। अब उनको आप आजम खान से अलग करके कैसे देख सकते हैं? ये तो सीधे सीधे आजम खान की नाराजगी है। एक चीज बताइए, प्रवक्ता जो है ऑफिशियली, क्या किसी प्रवक्ता के बयान को लेकर आप अपने इतने बड़े नेशनल न्यूज चैनल को एक प्रवक्ता के बयान पे टाइम देंगे? अब आप बताइए, आप बतौर प्रवक्ता हमारे साथ इस बहस में जुड़े हैं, आप अपनी पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं, आप अपने पार्टी के विचार साझा कर रहे हैं, क्या चल रहा है पार्टी के अंदर आप सीधे तौर पर बता रहे हैं। तो उसी तरह उनके मीडिया प्रभारी ने उनके मन की बात कह दी मीडिया में आकर। मैडम, बड़ा क्लियर कर दूं आपको, मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से इन्विटेशन से पहले कह दिया था कि मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व MLC हूं। आई एम नॉट ऑन द ऑफिशियल पैनल। मैंने बड़ा क्लियर कट कह दिया था कि मैं एक MLC के रूप में, लेकिन आप अपनी पार्टी का पक्ष तो रख रहे हैं ना। और आजम खान साहब के तो वो ऑफिशियल मीडिया प्रभारी हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं, और आप तो पूरी तरह इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। जी, वो इसलिए क्योंकि आजम साहब से हम लोग की भी बात होती रहती है। तो जब तक हम लोग नहीं महसूस करेंगे पर्सनली, मैं जब मुझसे मिलता रहता हूं, अगर मुझे कोई ऐसी चीज लगेगी तो मैं कोई चीज कह रहे हैं, मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं। ठीक है। और शिवपाल यादव, उनसे कोई बातचीत अभी तक हुई है? उनके लिए भी आप लोग लगातार कह रहे हैं कि सही समय पर बात होगी, अपने हैं रूठ जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, PSP के वो लीडर हैं, वो हमारे सिंबल पर लड़े जरूर, लेकिन PSP का अस्तित्व अभी बरकरार है। उनके उन्होंने तो ये भी कहा ना, मैं तो पार्टी के सिंबल पर भी लड़ा और प्राथमिक सदस्यता लेकर लड़ा। करेक्ट, बिल्कुल सही। लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है PSP की, उनका भी तो कोई एडजस्टमेंट की एक चीज बात चलेगी। माननीय शिवपाल जी एक पार्टी के पुराने मजबूत साथी रहे हैं, बाद में अलग हुए, लेकिन उन्होंने जरूरत को समझा तो वो साथ में भी आए। अगर वो साथ में आ सकते हैं तो उनके अपने कोई एजेंडा, कोई इश्यूज होंगे जो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। और अगर कोई जाना चाहेगा तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। चलिए ठीक है, वक्त का तकाजा है, आप खुलकर उन नाराजगियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ना कर सकते हैं, लेकिन छिपा हुआ कुछ नहीं है, सारे बयान मीडिया में है, उन तमाम लीडर्स की बातें, उन तमाम लीडर्स की मुलाकातें, सब कुछ मीडिया में आ चुका है। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शलभ जी, चूंकि अब प्रोग्राम वाइंड अप करने का वक्त है, तो मैं चाहूंगी जाते जाते आप बताएं यहां से आगे प्राथमिकता में क्या रहने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया, उत्तर प्रदेश के
जिन्होंने जनादेश दिया। हम पूरी तौर पर इस जवाबदेही को लेकर सतर्क हैं और हम ईमानदारी से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 5 साल ईमानदारी से काम हुआ। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में नया इतिहास लिखा गया। 4 दशकों बाद पहली बार कोई सरकार वापस लौटी है। जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव में भी हमें बहुमत मिला है, जनादेश मिला है, हम पूरी ईमानदारी से बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है उसके साथ चलेंगे, सबका विकास करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि नकारात्मक विपक्ष है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले आगे के चुनाव में भी, आगे के वक्त में भी तो कोई अवसर मिलने वाला है। रतन मणिलाल जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क, फिलहाल समाजवादी पार्टी की परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? अंदर ही अंदर अपने भीतर घात से भी निपट रही है, जनता के बीच में जो मुद्दे ले जा रही है, एक एक करके चुनाव हार रही है और फिर भी उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पिक्चर ये बाहर प्रेजेंट की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, हम मजबूत विपक्ष है, 2024-2027 में हम ही जीतेंगे, हमारा वोट शेयर बढ़ा है, हमारी सीटें बढ़ी हैं। क्या ये काफी है? मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को अपने विपक्ष की जो भूमिका निभाने का एक जिम्मा मिला है, उसके लिए अपने आप को गंभीरता से तैयार करना चाहिए, क्योंकि अभी लंबा समय है, 2 साल का समय है, लोकसभा के चुनाव है, 5 साल के बाद फिर विधानसभा के चुनाव है। लेकिन अगर अभी विधानसभा चुनाव और आज के विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद भी अगर पार्टी में अपने आप को सहेजने की और अपने आप को समेटने की गंभीरता नहीं दिखी, तो मुझे लगता है पार्टी में और बिखराव होगा, जो कि न पार्टी के लिए ठीक है और न ही इस सिस्टम के लिए ठीक है। क्योंकि विपक्षी दल में इस तरह का बिखराव होने का मतलब है कि विपक्ष का कोई एक जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका निभाने वाला कोई रह ही नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को इस समय बहुत ही गंभीरता से अपनी भूमिका को लेकर चिंतन करना चाहिए और अपने जो भी फैक्टर्स हैं उनको संभालने की कोशिश करनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज विधान परिषद के चुनावों के बाद भाजपा और मजबूत स्थिति में आ गई है। विधानसभा में भी उसके पास बहुमत है और विधान परिषद में भी उसके पास अब बहुमत जैसी स्थिति आ चुकी है। और कहा जा रहा है कि आजादी के बाद यानी कि 40 साल बाद ये इतिहास बना है, एक बार फिर से ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई है। बहरहाल अब सरकार की जवाबदेही और मजबूत हो जाएगी जनता के प्रति, किसी तरह की कोई पेचीदगी रह नहीं गई। सरकार यदि कोई बिल लाना चाहे, कोई योजना लाना चाहे, तो अब किसी तरह की कोई पेचीदगी बहुमत के लिहाज से ना विधानसभा में होगी ना विधान परिषद में होगी और इसीलिए अब जनता के प्रति जवाबदेही और ज्यादा सरकार की बढ़ जाएगी। महाबहस में आज इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।